जरनैल सिंह भिंडरांवाले के साथ जुड़ने की बात है, वो तो मैं 82 में जुड़ा। हथियार यही थे ज़्यादा, मेन 303, 315 बोर और कहीं कहीं एलएम। वो तो जब थोड़ा सा सूरज निकलने लगा, थोड़ा सा फिर पता चला भी हमारा पंगा इंडियन आर्मी से पड़ गया है। सीआरपी से नहीं है, इंडियन आर्मी से है। लेकिन जब एनसीसी में थे तो इंडियन आर्मी ने मेरी पूरी ट्रेनिंग कराई थी। ये नहीं मालूम था इंडियन आर्मी को विजय हम पर ही गोली चलाएगा किसी दिन। अभी जनरल शुभेग सिंह आए हमारे पास, वो कहते रहे शाम तक लड़ते रहो, शाम तक पाकिस्तान से हमला हो जाएगा और हम लोग पूरे पंजाब में फैल जाएंगे, इंडियन आर्मी जो है जो बॉर्डर पर चली जाएगी। लेकिन ये भी हमारी गलतफहमी थी। अगर जो लोग कहते हैं ना इंडियन आर्मी ने ये किया वो किया, मैं यही करता हूँ, अगर इंडियन आर्मी सभी को मारना चाहती तो मार देती। हम लोग कैसे बच गए? मेरे जैसे सैकड़े लोग कैसे बच गए? और रात को जब मेरे पिताजी मुझे मिले और मेरी कटिंग देख के बोले, इससे तो तू मर जाता तो मुझे दुख ना होता, तूने बाल क्यों कटवाए? जब संत नहीं है तो जो हमारे पीछे मूवमेंट थी ये कई भागों में बट गई। कोई वपर खालसा हो गया, कोई खालसा कमांडो फोर्स हो गया, कोई खालसा लिबरेशन फोर्स हो गया। ऐसे कोई 5 से ज़्यादा जत्थेबंदियाँ सक्रिय थी पंजाब में। और हमारे साथ ही दूसरी पैरेलल चल रही थी BTF, भिंडरांवाला टाइगर फोर्स। BTF भिंडरांवाला टाइगर फोर्स। इन दोनों के आपसी कत्लेआम भी नहीं खत्म होती थी। ये इनका आदमी मार देते थे, वो उनका मार देते थे। ऐसी मार काट देखी, मेरे दोस्त मारे गए आपसी दुश्मनी में, इनकी दुश्मनी में। नशे वाली जो चीज़ आती थी ना, वो 2 चीज़ें पाकिस्तान से आती थी तब, एक अफीम और एक चर्च। मैं सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ ढिलवा कत्लकांड की, जिससे पंजाब गवर्नमेंट गई। दरबारा सिंह की सरकार थी, वो सरकार उसी दिन चलेगी जिस दिन ढिलवा से बस से निकाल कर हिंदू मारे गए थे। और मैं शरेआम नाम ले चुका हूँ कौन कौन थे उसमें शामिल। संत भिंडरांवाले की तरफ से निरंकारी गुरबचन सिंह को मारने के लिए इनाम रख दिया गया। संत भिंडरांवाले ने ये नाम रखा था भी जो भी उस निरंकारी गुरबचन सिंह को मारेगा, वो जितना उसका वेट होगा उसके बराबर में उसको सोना इनाम में दूंगा। उसका नहर का पुल है और नहर पर फौज खड़ी है पुल पे। मैंने अपने साथी को कहा भी जहाँ तो फंस जाएंगे। वो मुझे साफ नजर आ रहा था भी वो एक एक आदमी को वहां से लगा रहे हैं, जरूर उन्होंने नाम लिखे हैं इनके। वो रजिस्टर में देख रहा था। जो सुबह आदमी गए थे उतने ही वापस आ रहे थे। लेकिन वो मेरा साथी नहीं माना। वो बोला वो तो मेरे गांव के है, क्योंकि उसका गांव वही था। ये मेरा चाचा है, वो फलाना है, ऐसा बोलते वो निकल गया। मैं तो कहता इनके साथ ही जाऊंगा। और मैं वहां से पैदल ही अगले पुल की तरफ चला गया। अगला पुल जो छोटा पुल था, वो गाड़ी वगैरह नहीं थी वहां जा सकती। तो वहां से जब मैं क्रॉस कर रहा था ना पुल, तब मुझे फायरिंग की आवाज आई। फायर, अच्छा, क्योंकि नजदीक ही फायर थे, कोई 1.5-2 किलोमीटर। लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो फायर किस पर हुआ, किसने फायर किया। वो तो कई दिनों बाद पता चला भी जो मेरा साथी था ना, जब हमारी दोनों की वायरलेस आई उस टेंट में जहां उसको बिठाया था, वायरलेस आई कि जे नाम के 2 निकल गए हैं और उनका गांव भी इस तरफ है। इस तरफ के जो नाके हैं वो चकन्ने करने के क्या, मुझे तो मालूम नहीं, सुना बाद में जो गाँव वालों से सुनी बात। तो वो भाग निकला, भागा, उसको आर्मी ने आवाजें लगाई रुको रुको, नहीं रुका तो उसको गोली मार दी। वो मेरा साथी उसी टाइम मरा गया। अच्छा। और मेरा चाचा आर्मी में था, वो गांव में था उस वक्त। उसको मालूम था आर्मी की क्या स्कीम होती है। वो बोला भी तू इधर से निकल जा, अगर तूने पूरा एड्रेस लिखवा दिया है ना तो आर्मी जहाँ पहुंचने वाली होगी। उन्होंने अपने दोस्त के घर मुझे भेज दिया। वही बात हुई, आर्मी ने पूरे गाँव को घेर दिया। और जो हमारे 3-4 घर हमारे खास थे, मेरे चाचा ताए के सगे वाले, उनके घर में अच्छी तरह तलाशी दी। अच्छा। कि वो आया तो है, इधर ही आया होगा। हो सकता गांव में किसी ने बता भी दिया हो कि आया। हाँ, उससे पहले सच में, उससे पहले मैं दाढ़ी मूछ और सिर के बाल कटवा चुका था। वो मेरे गांव का ही नाई था। गांव के नाई से कटवा ले। हाँ, काट दिया उसने। वो कैसे मैं काटता, मुझे जानता था अच्छी तरह। वो बोला मैं बाल नहीं काटूंगा, मुझे तुम्हारे भाई लोग मार देंगे। मैं कहा अगर तूने नहीं काटे तो मैं तुझे मार दूंगा, अब मरना तो तुझे है। तो उसने काट दिया। उसकी माँ बोली काट दे इसके। अच्छा। तो उनको मैं बता दिया था भी मैं भाग के आ रहा हूँ। उसकी माँ ने बोला इसके बाल, अनमैरिड था वो लड़का, तो उसको बोला फिर इसके काट दिए। वो कह रहा चाचे को तो पता ही नहीं चला, ना चाची ने मुझे पहचाना ना चाचे ने पहचाना। फिर उनके ऊपर से, घर के ऊपर से मेरे ताऊ का घर है, वहाँ गया, उन्होंने मुझे पहचान लिया। और पीछे पीछे चाचा चाची भी आ रहे थे भी ये कौन आदमी है जो हमारे घर से चढ़ा तो इधर जाके उतर गया। तो फिर चाचा ने जब पहचान लिया, फिर मुझे खेत मोटर भेज दिया। मोटर पे जाके चाय वहाँ पे आई और बता दिया भी तू जहाँ से निकल जा। मैं निकल गया। वहाँ पर 8-10 दिन मैंने 6-7 दिन वहाँ रुका मैं। शायद 19 जून को बसें चली और मेरे मम्मी डैडी दोनों चंडीगढ़ से गाँव आ गए। पहली बस पकड़ी और गाँव आ गए। गाँव आकर उनके पता चला भी जिंदा हूँ मैं। मैं जिंदा जीवित हूँ।
और रात को जब मेरे पिताजी मुझे मिले और मेरी कटिंग देख के बोले, इससे तो तू मर जाता तो मुझे दुख ना होता, तूने बाल क्यों कटवाए। बहुत मुझसे गुस्सा हुए, नाराज होने लगे। तो समझा दिया सभी ने कि कोई बात नहीं, इसकी ज़िंदगी बच गई, तुझे सोच। तो फिर इधर से मुझे मेरे मालवा में मेरे बुआ जी है, वहीं छोड़ आए। वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा, जहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ पर एक मौसी जी, मैं चला गया अपने मौसी के गाँव। वहाँ मौसा जी सरपंच थे गाँव के, उनके पास तो पुलिस का भी आना जाना रहता था और भी ऑफिसर वगैरह आते थे उनके पास। वहाँ मैं सेफ नहीं था। वहाँ पर से मुझे राजस्थान भेज दिया। वो भी मेरे ननिहाल है, नानके बोलते हैं हमारे इधर पंजाबी में, नानके, नाना का घर, तो सगे वाले नहीं, उनके थोड़ा रिलेटिव, वहाँ भेज दिया। वहाँ वो बिल्कुल गांव पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर था। गांव का नाम था 44 PS, अनूपगढ़ के पास ही पड़ता है जी। वहाँ छोड़ा है मेरे घर वाले। तो ऐसे मेरे मामा जी ने मुझे बता दिया कि जहाँ तक पाकिस्तान का बॉर्डर है, अपना इंडिया का बॉर्डर है, जहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है, वहाँ निशानी कोई नहीं थी। वो रेतीला इलाका था। गर्मियों के दिन में थोड़ी सी आंधी आती तो टिब्बे बन जाते। बात सबसे ज्यादा थी वो ये थी, संत भिंडरा वाले जिंदा हैं और पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान का तो मुझे पहले भी मालूम था, पाकिस्तान हमारी मदद कर रहा है, ये तो मुझे मालूम था पहले ही। वहाँ से मदद हमें आती है, चाहे किसी भी रूप में आती हो, असले के रूप में आती हो, कैसे भी आती हो, पाकिस्तान से हमें हेल्प मिलती थी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। सोना आता था, चांदी इधर से जाती थी इंडिया से। अच्छा। और अफीम आती थी पाकिस्तान से। अफीम आती तो अफगानिस्तान से थी, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। ठीक। नशे वाली जो चीज आती थी ना, वो दो चीजें पाकिस्तान से आती थी तब, एक अफीम और एक चर्च। दारू बहुत जाती थी इंडिया से, शराब। शराब बिल्कुल, तब पाकिस्तान इतना कट्टर बैन होता था ना उस टाइम पे। बैन तो उस समय भी था, अब ज्यादा है, उस समय कम था। अच्छा। उस समय तो आप ही मुझे हमें भी ला कर दे देते थे। मेरे साथ जो पाकिस्तान जाते थे वो सभी पीते थे। और जो जितने मेरे साथी होते हैं सभी को, आतंकवादी नहीं होते थे, वो स्मगलर होते थे। वो स्मगलरों की बात कर रहा हूँ, जो स्मगलिंग के कारण मेरे साथ जाते थे। मेरे साथ जाना उनका सेफ था। ठीक है। तो एक बार नहीं, अनेक बार गया हूँ पाकिस्तान। बाबा काफी मशहूर आदमी थे उस इलाके के। तो किसी आदमी को कोई काम था, जो उनका लोकल MLA था ना, उसके पास जयपुर जाना था। अच्छा। वो मामा जी को कह रहा यहीं से तो मेरे साथ चल। तो मामा जी मुझे कहते तू बस से चला जाएगा ना गाँव में? कहा हाँ चला जाऊंगा। मैं तो यही चाहता था कि कब मामा जी कहीं इधर उधर हो तो मैं पाकिस्तान जाऊँ। और मामा जी ने मुझे किराए वगैरह के पैसे दे दिए। शायद 3 बजे वो बस चली है और 5 बजे 44 PS है पे आया। रोटी वगैरह खा लिया मैंने। तो रोटी खाने के बाद जब देखा भी सभी सो गए हैं, मैं निकल तुरा पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। अब इतनी नफरी नहीं होती थी, नफरी भी कम थी, फेंसिंग भी नहीं थी। तो लेकिन पता चल जाता था अपने BSF को ये आदमी क्रॉस हुआ है, उसके पाँव के निशान बता देते भी आदमी पाकिस्तान गया कि पाकिस्तान से आया है। ये पता चल जाता है। मुझे ये तो मालूम नहीं था मैंने जाना। और ये गया चलता गया, रास्ते में ना देखता गया भी कोई लाइट वगैरह नजर आ जाए उस तरफ जाऊं, लेकिन कोई लाइट नहीं। वो राजस्थान, चलो अब थोड़ा सा सुधार हुआ राजस्थान में। जिस समय मैं गया था उस गांव में भी राजस्थान में लाइट नहीं थी। जब उस गांव में लाइट नहीं थी, पाकिस्तान में कैसे हो सकती है? वो तो हमसे बहुत साल पीछे। वैसे ही वो तो बहुत ही पछड़ा हुआ इलाका पाकिस्तान का। और मैं चलता गया, थोड़ा सा ना मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पर कोई घर लगता है, मुझे उस तरफ हो लिया और गया। तो वो नज़दीक आके देखा तो झोंपड़ी टाइप थे, 2 कमरे बने हुए और आगे ना 2 ही उनके मंजे थे। मंजे ही बोलते हैं आप लोग, चारपाई 2 चारपाई थी। उस समय तो मुझे मालूम नहीं था भी कौन सा जेंट्स है कौन सा। मैंने उनको आवाज़ लगाई तो फिर पता चला ये सब चारपाई पे जो सोया वो जेंट्स है। वो बुजुर्ग थे, उम्र होगी उनकी 60-70 साल। तो उठ के खड़े हुए। तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इसको बुलाना कैसे है, हेलो हाय कैसे करना है। हमारे तो इधर पंजाबी में जैसे सत श्री अकाल या नमस्कार बोल देते हैं, ये भी नहीं था मालूम था भी इनको क्या 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 बुलाना है। ठीक। चलो उन्हें बाबा जी ने ना मेरा हिसाब किताब दे के हिसाब लगा लिया। कहते पारों आए हैं। पारों मतलब पार, उस पार से पारों, उधर की बोली पारों क्या है? पारों, पार वाले पासे आए हैं। कहता पारों आए हैं। मैं कहा हाँ जी पारों आए हैं। कल्ला ही है? मैं कहा हाँ कल्ला ही है। क्योंकि एक अकेला आदमी ऐसे आता नहीं था, 3-3 4-4 की होती थी जो स्मगलिंग करते थे। उसने फिर ना जो उसके पास लेडीज पड़ी हुई थी उसको उठाया, मुझे पानी पूछा, पानी पीना है? पानी मुझे पीना था, प्यास लगी थी। फिर मुझे चाय का पूछा, मैंने कहा चलो पी लेते हैं। पहली बार जिंदगी में मैंने पता नहीं वो बकरी के दूध की थी या भेड़ के दूध की थी चाय, पहली बार वो पी जिंदगी में, मिट्टी के प्याले। और इस समय हमारी बातें भी होती रही हैं
उससे मेरी, भी तू क्यों आया, किस लिए आया। मैंने बताया भी ऐसे हमारे हरमंदर साहब पे अटैक हो गया। वो एकदम का खेड़ना था, तो उसको भी मालूम था क्योंकि रेडियो वगैरह तो सुनते ही थे वो लोग कि यहाँ अटैक हुआ है। कहना हाँ तुम्हारे सिखों की वो पाक जगह है, वो है। वो बचाए पिलाने के बाद वो बोला भी एक बात है, अब जो हमारे रेंजर है ना पाकिस्तानी, हमारे बीएसएफ है ना पाकिस्तान की रेंजर है, जो रेंजर है ना वो सुबह इधर मेरे पास आ जाएंगे कि तेरे पास आदमी आया रात को, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। अगर तू अच्छा चाहता है, तेरा भी, तुझे भी मालूम नहीं कहाँ जाना है, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ रेंजर के पास चलती है। वही अगर सरकार के पास आया, हमारी सरकार के पास आया भिंडरावाला तुम्हारा संत, तो रेंजर वाले बता पाएंगे। चलो मैं उसकी बात मान गया, मुझे भी कुछ सोच नहीं रहा था मैं क्या कर रहा हूँ ना, बिल्कुल ही दिमाग में नहीं था मैं दूसरे देश में आ गया हूँ, मेरे साथ क्या होगा ना, इतनी अकल ही नहीं थी। चलो वो बाबा जी आगे आगे चलते रहे, मैं पीछे पीछे था। हम पाकिस्तानी रेंजर की पोस्ट पे पहुंच गए। तब पहली बार पता चला भी अगर रात को पोस्ट पे जाना है तो ऐसे आवाज लगानी है। दिन में तो आप नजर आते हो ना, रात को उनको क्यों मालूम है दुश्मन ही आ सकता है, सीधा गोली मार देगा। हाँ, तो हमारे इधर एक किला, 1 एकड़ बोलते हैं, तकरीबन इतनी दूरी से 1 एकड़ से संतरी साहब कह के आवाज लगाती। 2-3 बार उसने आवाज लगाई, तो 1-2 मिनट बाद हमारे ऊपर ना टॉर्च की लाइट पड़ी, तो 2 आदमी आए तो उन्होंने हमारे कहा हाथ ऊपर, अगर हथियार है तो नीचे रख दो, नहीं तो हाथ ऊपर कर। हथियार तो हमारे पास था नहीं, ना उसके पास था ना मेरे पास था। हमने हाथ ऊपर कर दिए। आके हमारी तलाशी ली, थोड़ा सा वहाँ पूछा, फिर वापस चौकी पे आए। चौकी में मुझे चेयर पर बिठाया। उनका जो इंचार्ज था, जिसका 1 स्टार लगा हुआ था, उस समय तो नहीं पहना हुआ था लेकिन उसकी वर्दी बता रही थी, तो उसने लिखना शुरू कर दिया मेरे बारे में, क्यों आया, कैसे आया। तो मैं थोड़ी देर बाद बाबा जी को बोला तुम जाओ, ये अब हमारे मेहमान हैं। अच्छा। मुझे रात वो पूछते हैं खाना खाना है, मैं कहा नहीं खाना मैं खा के आया हूँ। चाय पीनी है, मैं कहा चाय बाबा जी ने पिला दी है। गुस्ल करना है, और मुझे मालूम नहीं था गुस्ल करना किसको कहते हैं। कहते गुस्ल करना है। मैं कहा वो क्या होता है गुस्ल? बोला नहाना है। मैं कही नहीं, सुबह नहाए। कहते नहा लो ठीक रहोगे, रेता तुम्हारे रेत रूत पड़ी है। चलो मैं नहाया भी। उन्होंने मुझे अपने एक सिपाही का या हौलदार का या किसका मुझे नहीं मालूम किसका सलवार कमीज भी दिया पहनने को, अच्छे से जाने के मेरी सेवा की और ऊपर सुला दिया। 2 मेरे पैरे पर खड़ा लगा दिए आदमी हथियारबंद, रात को भाग ना जाए। ये भी होता है ना, क्या मालूम किस लिए आया है जी। अभी तक तो मैं उनका दुश्मन ही था, दुश्मन देश से आया हुआ। जो अगले दिन सुबह मुझे ब्रेकफास्ट कराया उन्होंने बढ़िया सा। तो 11 या 12 बजे के करीब एक जीप आई, जैसे हमारी मारुति जिप्सी है ना इस टाइप की थी। मुझे मालूम नहीं है कि वो कौन सी कंपनी की जीप थी, बंद थी लेकिन ओपन नहीं थी। उसमें 3 आदमी थे। एक उनका ऑफिसर था जिसको वो हाजी साहब कह के बुलाते थे। चलो मुझसे थोड़ा बहुत पूछा उन्होंने, जो मैं पहले रात बताया वही उनको बताया, मुझे वो साथ ले गए। 2 तो आगे फ्रंट सीट पे, एक ड्राइवर तो उनका ऑफिसर, एक आदमी मेरे साथ पीछे। हम बातें करते जा रहे हैं। वो ये 3-4 दिन सुबह वो खाना खिला दिया करें। हमाम होते हैं उधर ना पाकिस्तान में, हमाम है। अच्छा। नाई की दुकान साथ में हमाम होता है, वहाँ पर आप नहा सकते हैं। वहाँ आपको तौलिया भी मिलेगा, साबुन भी मिलेगा, सब कुछ वहीं से मिलेगा। आप कटिंग कराओ, नहा लो। बहुत ज़्यादातर जो नौकरी पेशा लोग हैं ना वहाँ के, जो घर से दूर रहते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। सुबह जाते हैं वहाँ से शेप बनवाई, वहीं नहा लिया। वो जो थोड़ा बहुत चार्ज है उनका वो दे देते हैं। ठीक। तो वहाँ वही नहला के बाद में जो दिल करे वो खिला दिया करना। 4-5 दिन बाद मुझे दोबारा बुलाया। अब उनका रवैया चेंज हो चुका था मेरे प्रति। पहले तो अनजान लोगों था, तब ऐसे होगा जैसे मेरे पता नहीं कब के जानते, मेरे खास रिश्तेदार हो। मुझे कॉफ़ी पिलाई थी, अभिनंदन को तो चाय पिलाई थी ना, चाय फंटास्टिक बोलते हैं। मुझे फिर उसने कॉफ़ी पिलाई की, साथ में पूछा क्या लेना, क्या खाना है। मैं कुछ नहीं खाना पीना, मुझे बस संत जी से बुला दो, भिंडरावाला से। मेरी डिमांड यही रही है, जितनी बार भी पाकिस्तान गया मुझे संत जी से मिलना है। मिला देंगे, उनसे भी मिला देंगे। तो चलो जी, उस दिन मुझसे पूछा गया आपको खाने में क्या लेना है, क्या खाओगे। उस दिन से खाना भी अच्छा हो गया। रात को मुझे फिल्म भी दिखाई जाती थी डेली, जो मेरा मन करे फिल्म देखने चलती है। मैं कहा लाहौर देखना है, वो भी दिखा देंगे। यानी कि जो मैं वो डिमांड करता था ना वो पूरी करते हैं। लेकिन ये क्यों हुआ, मैं खुद हैरान था। जब 4-5 दिन बाद दोबारा उस ऑफिसर के मुझे पेश किया ना, ये इसलिए हुआ भी इधर से वेरिफिकेशन करके ले गए थे मेरी। अच्छा। उन्होंने ये भी बता दिया भी तुम्हारा घर 2 कमरों का है, तुम्हारे घर के बाहर पीले रंग की सफेदी हुई है।
कड़ी बोलते हैं हमारे, पीले रंग की है। तुम्हारे लेफ्ट हैंड में तारा सिंह का घर है, राइट हैंड में गुरुद्वारा है, सामने तुम्हारे जोगिंदर सिंह का घर है, पीछे तुम्हारे गुरदी। इतना बिल्कुल सही। वही मैं इधर से और अपने जैसे 2-4 आदमी लेकर जाऊं, फिर वो हमें असला भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे अगर लेनी चाहे कोई, सब कुछ। आगे इंडिया में जो करना है आतंक ही फैलाना था, और क्या करना था, यही था उनका। और क्या था आपको कोई बताया कि भाई ये करो वो करो? मुझे कैसे बताते, मैं तो पहले ही सीखा सिखाया था, मुझे तो ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं थी। अच्छा। वैसे ट्रेनिंग देते थे पाकिस्तानी। मैं तो 4 और 6 13 जून को मैं भागा हूँ, और शायद लास्ट वीक में मैं गया हूँ जून के। और मेरे कई साथी तो पहले ही पहुंच चुके थे उधर। महंत के पास जाना, संत के पास जाना। अच्छा। जो नामी थे, जिनके सर पर इतना नाम रखा हुआ था, उनको तो अच्छे घर दिए थे रहने के लिए। ठीक। मैं तो संत जी से मिलने आया हूँ। मैं कहा मैं तो उनसे मिला दो, फिर मुझे भेज देना। कहते उनसे भी तुम्हें मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे, लेकिन जब ऑर्डर होगा तभी मिला सकते हैं। अब तुम एक बार जाओ और अगली बार अपने 2-3 साथी लेकर आना। अच्छा। उस दिन मुझे इन्होंने 2 हथियार दिए, एक 9mm का पिस्टल और एक 12 बोर का, जिसको आप यूपी वाले कट्टा बोलते हैं, देसी। मैंने कहा भी जब आप मुझे 9mm का असला दे रहे हैं, इतना बढ़िया आला किस्म का, तो आप मुझे 12 बोर क्यों दे रहे हो कट्टा? वो कहता ये बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए है, अगर 12 बोर का फायर तुम कर दोगे ना तो बीएसएफ तुम्हें पीछे नहीं पड़ेगी। उनको यह भी 12 बोर का शरे जो है ना दूर तक फैलते हैं। अच्छा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं लग ही जाता है आदमी के। बगैर निशाने के भी लगा दो ना, सीधी करके मार दो, कहीं ना कहीं तो वो लगेगी। ऐसी खतरनाक है उसका कट्टा। हाँ, कट्टा नहीं, वो राउंड जो उसमें कारतूस पड़ता है वो खतरनाक है। हाँ। बस यही था, जब पहला मेरा सबक था, पहला लेसन था बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए देसी कट्टा। हाँ, जब मैं क्रॉस करके आ गया, मामा को तो उस दिन ही पता चल गया था। 2-3 दिन बाद जब वापस आया, फिर वो उधर ही चला गया। मैं जब रात वापस आया, और पानी की डिग्गी होती है गांव में, राजस्थान में हर गांव में डिग्गी है। वहाँ नहर का पानी डाल देते हैं, वही पानी पीने के, वही पानी नहाने के लिए, वही खेतों में पानी देने के लिए। तो मैं ना सीधा पानी की डिग्गी पर गया। ये नहीं मुझे मालूम था, मुझे मालूम नहीं था भी ऐसा करने से क्या होता है। वैसे ही कुदरत की तरफ से जो होता है अच्छा ही होता चला गया, मेरी बचत ही होती रही। वहाँ मैं गया, वहाँ पर मैंने पानी पिया, मुंह हाथ धोया, पाँव भी धोए। पाँव में मेरे ना जूती नहीं ली थी तो पाकिस्तान से, उसमें रेत फंस रही थी, मैंने हाथ में पकड़ दी थी। फिर जब मेरे पाँव गीले हो गए, कीचड़ था थोड़ा, तो मैंने सोचा भी अगर मैंने जूती जहाँ पहनी तो खराब हो जाएगी, जब घर चलते हैं, पास ही घर है, वहाँ जाकर सुबह ही पहनेंगे, वहाँ बिस्तरे में सो जाऊँगा। वहाँ मैंने हाथ और पाँव लिए। अगले दिन सुबह 8-9 बजे बीएसएफ वाली पूरी पोस्ट के कुत्ते लेकर आ गए। अच्छा। वो कुत्ता सूंघता सूंघता पानी की डिग्गी पर चला गया। अच्छा। और फिर वहां पे तो धो ही लिए थे आपने, फिर आप तक नहीं पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया, वो कुत्ता वहीं पर ही कंफ्यूज हो गया, अभी अब आगे कहाँ जाना है। अच्छा। ये मुझे मालूम नहीं था, वैसे ही हो गया कुदरती। और मामा जी देख रहे थे घर से, बीएसएफ वाले जानते थे, उनकी जमीन साथ लगती थी बॉर्डर के, मामा जी की 8-9 मरबे जमीन शायद बॉर्डर के पास ही थी। तो उन्होंने उनको, बाबा जी ने चाय पे बुला लिया, और मेरी इधर जान सूख रही है, अगर ये घर आ गए तो इनको पता चल जाएगा मैं ही हूँ। ठीक। पर नहीं, वो घर तक नहीं पहुँचे। घर के पास ही ना एक दरख्त था, वहाँ पर चारपाई वगैरह डाल दी, वहाँ पर बैठ के उनको चाय के साथ अंडे उंडे उबाल के दिए मामा जी ने। वहीं से वो वापस हो गए, और जाते समय ये कह के भी वो आदमी आया इसी गांव में है, उसका ध्यान रखना कौन है। थोड़ा सा मतलब आदमी मैच्योर होने के बाद समझदार होता ही है। वैसे तो मैं अभी तक नहीं हुआ मैच्योर, समझदार नहीं हुआ, लेकिन कुछ मुझे ना, नहीं कुछ तो हुआ होगा नहीं कि एकदम तो जेल में कुछ थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया। जेल जेल में कैसे गए? पकड़े गया तो भी गया। कब पकड़े गए? मैं कितनी उम्र थी? 85 4 नवंबर। वहां पर किस किस के घर में रहा, बहुत लंबी स्टोरी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग भी है? नहीं, इंटरेस्टिंग तो कोई खास नहीं। इंटरेस्टिंग तो बस बाद में स्मगलरों के साथ आना जाना होता रहा। अच्छा। इंटरेस्टिंग तो यही है अभी मैं पकड़ा कैसे गया। हाँ ये बताओ। तो पर लास्ट वीक की बात होगी, हम पाकिस्तान से आ रहे थे, वहां पर ना अनूपगढ़ के पास एक लैला मजनू की कब्र है। अच्छा। हाँ। अनूपगढ़ के मशहूर है। वहां पर जीप खड़ी होनी चाहिए थी हमारे लिए, क्योंकि बताया था इस दिन वापस आ रहे हैं, लेकिन वहां पर जीप नहीं थी। वो जीप क्यों नहीं थी तो हमें बाद में पता चला वो जीप कहाँ गई। उस जब हम क्रॉस कर रहे थे ना, उसी समय कोई और पार्टी भी क्रॉस कर रही थी, जहाँ तो इंडिया से जा रही थी, जहाँ पाकिस्तान से इंडिया आ रही थी। उनकी बीएसएफ के साथ झड़प होगी।
अच्छा। उनकी गोली चली है बीएसएफ के साथ। और हमारा जो साथी हाँ जीप लेके आया था वो भाग लिया। उसको अभी हमारी गोली चल गई है हाँ। और हम वापस पाकिस्तान मुड़ गए हैं। हम अच्छा। इंडिया क्रॉस ही नहीं किए, वो जीप लेके आ गया। कोई और तो कांटेक्ट कोई है ही नहीं था उसको बुलाते। फिर हमने जीप एक किराए पे की गंगानगर जाने के लिए। हाँ। और जब जीप वाले को ये पता चला भी ये तो पाकिस्तान से आए हथियार असला, वो कहला मैं नहीं जाऊंगा। तो जाता कैसे नहीं, ले तो हम जाते, मुझे चलानी भी अच्छी तरह आती थी। हाँ। और बाद में जब मैंने जीप ड्राइव करनी शुरू की, उसने क्लच दबा दिया चलती, पूरा बालू रेत में क्लच दबा दिया। जब रेत में अगर फंस जाए ना एक बार गाड़ी, वहाँ स्लिप निकाली जाती है, वहाँ से आगे नहीं हिलती। वो भी शैतान था आदमी, मालूम था उसको। तो हमने ना उसके फिर हाथ भी बांध दिए, पाँव भी बांध दिए। तो फिर मेरे साथ जो दो साथी थे उनको मैं बोला भी जब मैं गियर में डाल के क्लच छोड़ूंगा तुम धक्का लगा देना और चलती में बैठ जाना, ये रुकेगी तो फिर रुक जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। बाद में रास्ते में उसकी आंखें भी बांध दी हमने, इसको जे ना पता चले कहाँ लेके चले हैं। फिर हम वहाँ पर पहुँच गए गुरमुख सिंह चक 34 GB, जो जीप लेके वहाँ खड़ा होना चाहिए था, उसके पास पहुँचे। उसके पास पहुँच गए। हाँ। और वहाँ पर गुरमुख सिंह ने ये बोला इस ड्राइवर को ना अब जिंदा मत छोड़ना। अच्छा। तूने गलती किया, मेरे पास ले आया इसको, ये मुझे जरूर पहचानता होगा। मैं बोला इसकी तो आंखें बंदी हुई हैं। कहना मेरी आवाज़ पहचान ली होगी इसने। तो गुरमुख सिंह उधर का स्मगलर था, जाना माना नाम था। वो हुआ भी वैसे ही जैसा गुरमुख ने बताया था। मेरे दोनों साथी बोले भी इसको मारना है, और मैं उसको मारना नहीं चाहता था। वो तो दोनों तैयार थे, इसको मारने के अलावा और हमारे पास चारा ही नहीं है, ये तो फंसा देगा। और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। और लेकिन अगर मैं कह देता भी मैं नहीं मारने दूंगा तो जो मेरा प्लान था वो नहीं कामयाब होना। वो तरले निकालने लग गया ड्राइवर भी गाड़ी ले जाओ, जितना मर्जी ले जाओ, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, अब मुझे मारना मत। मैंने धीरे से उसके कान में कह दिया फिक्र ना कर, नहीं मारूंगा। अच्छा। लेकिन उसको यही था भी मुझे मार देंगे। ये दो एक तरफ है मारने वाले और एक कैसे मुझे बचाएगा। फिर राजस्थान में जब जीप रोकी मैंने एक जगह, वहाँ से कोई 10 किलोमीटर दूर उजाड़ में, मैंने ड्राइवर को बोला चला नीचे। वो वहाँ पर भी रोने लग गया, मुझे मत मारो। वो मेरे साथी से जो उनको मालूम था भी शायद मैं, वो एक साथी मेरे साथ आने लगा, अरे तुम जीप के पास रहो, हमारी जीप में सामान लोड है, इस जीप के पास तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इसको अपने ठिकाने लगा आता। मैंने फिर उसको इशारा किया, कुछ वो समझ गया। फिर भी वो ना जैसे आदमी को चला नहीं ना जाता, ऐसे वो चलता गया। थोड़ी दूर जाकर मैंने उसे बिठा दिया, मैं कहा बैठ जा, अब मैं 2 गोली चलाऊँगा पर तेरे ऊपर नहीं, दोनों ज़मीन में मारूंगा। तो सुबह जब होगी ना तब चले जाना, रात मत जाना। वो कहता नहीं जाऊँगा, पक्का। हाँ ठीक है, तुझे मैं छोड़ रहा हूँ। कहता ठीक है नहीं जाऊँगा। मैंने नीचे ज़मीन में 2 गोली मारी, आ गया। मेरे साथी बोलते हैं मर गया। मैं कहा बच सकता ही नहीं, कैसे? मैं कहा एक उसके सर में मार दी, एक दिल पे मार दी, कैसे बचेगा वो? कहता हाँ फिर तो नहीं। चलो जीप लेके हम पंजाब आ गए। वही हुआ जो उसका गुरमुख सिंह ने कहा था फिर ड्राइवर को छोड़ना मत। ड्राइवर ने गुरमुख सिंह का नाम ले दिया और वहाँ से पता चल गया फिर गुरमुख सिंह के पास कौन रहता है। मैं रहता हूँ। मैं कहाँ का हूँ? पंजाब का हूँ। इधर आ गई पुलिस, सभी रिश्तेदारों को उठाकर लेगी पुलिस, सभी जितने 35 से 50 आदमी मेरे केस में अंदर हो गए। आपके सारा परिवार? मेरा भी, मेरे रिश्तेदार भी। अच्छा। जेंट्स जितने थे जेंट्स। फिर मेरे पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। एक एमएलए बीच में पड़ गया, एमएलए वाला रिश्तेदार था। वो था मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा, इसको क्या पेश हो जा। फिर मैं एमएलए के घर जाके पेश हुआ। गए पकड़े जाने की बात। जब संत नहीं है तो जो हमारे पीछे मूवमेंट थी ये कई भागों में पट गई। कोई बब्बर खालसा हो गया, कोई खालसा कमांडो फोर्स हो गया, कोई खालसा लिबरेशन फोर्स हो गया। ऐसे कोई 5 से ज़्यादा जथेबंदियाँ सक्रिय थी पंजाब में। और मेरा तो गांव ही मशहूर है। पहले जनरल लाभ सिंह उर्फ सुखा सिपाही सुखदेव सिंह था उनका नाम। उसके बाद मौजूदा जो KCF खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ चल रहा है परमजीत उर्फ पम्मा, हम तो पम्मा ही बोलते हैं उसको, कज़न है मेरा वो। ये एक जथेबंदी के, और हमारे साथ ही दूसरी पैरेलल चल रही थी BTF भिंडरावाला टाइगर फोर्स। BTF भिंडरावाला टाइगर फोर्स। इन दोनों के आपसी कत्लेआम भी नहीं खत्म होती थी। ये इनका आदमी मार देते थे, वो उनका मार देते थे। ऐसी मार काट देखी, मेरे दोस्त मारे गए आपसी दुश्मनी में, इनकी दुश्मनी में गैंग वार। फिर किसी के घर अगर मतलब मान लो भी कोई खाड़कू किसी के घर जाते हैं पनाह लेने के लिए, खाना खाने के लिए, खुदा ना खास्ता उनके घर पर अगले दिन या 2 दिन बाद पुलिस आ जाती है, तो वो जिसका भी नाम लगा देंगे ना कि उसके कहने पे हुआ, वो बिना सोचे समझे उसको सारा परिवार खत्म कर देंगे।
अगर एक आदमी ज़्यादा तो उसको ख़त्म कर देंगे। ऐसे बहुत कांड हुए जो गलत थे। अब हर एक काम तो एजेंसियों पर नहीं ना डाल सकते, हर एक बार वो जो एजेंसियों ने कराया जी, ये एजेंसियों ने कराया। मैं सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ ढिलवा कत्लकांड की, जिससे पंजाब गवर्नमेंट गई, दरबारा सिंह की सरकार थी, वो सरकार उसी दिन चलेगी जिस दिन ढिलवा से बस से निकाल कर हिंदू मारे गए थे। और मैं शरेआम नाम ले चुका हूँ कौन कौन थे उसमें शामिल, जिन्होंने मारा। हाँ जिन्होंने मारा, नाम ले चुका हूँ उनके। कौन कौन था उनमें? एक तो यही था सोढ़ी, अच्छा। जनरल लाभ सिंह, सुखा कक्कड़, कक्कड़ उसका गांव है जहाँ लोपो के चगावा के पास है कक्कड़ गांव, सुखा। और उसका सीरी बोलते हैं मुझे, उसके खेत में काम करने वाला होता है, उसका नाम तोती था, तोती। अच्छा। शायद बलजीत था उसका पूरा नाम, छोटा नाम तोती था उसका निकनेम। 4 तो ये पक्के हैं ना, 2 और थे उनके मुझे नाम नहीं मालूम। कारण वही सरकार गिरानी थी और सेंटर से ऑर्डर थे कि सरकार गिरानी है, कोई बड़ा काम करो ताकि जो सरकार को गिराया जा सके। अब ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं भी सेंटर की फिर पहुंच कहाँ तक थी, किस आदमी तक थी, किसके कहने पर ये काम हुआ होगा। ये तो हो नहीं सकता। आपको ये रिकॉर्ड में मिल जाएगा। वो लेडीज पत्रकार थी शायद तवलीन सिंह के कौन सी मुझे मालूम नहीं, जिसने भिंडरावाले से कहा था कि आप इनकी कत्लकांड की, हमारे पंजाबी में नखेती बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कंडेम करो। अच्छा, कंडेम करो। लेकिन भिंडरावाले ने नहीं किया, वो चुप रहे। और ये तो पूरा समर्थन था, मौन समर्थन। हाँ, मौन समर्थन समर्थन ही होता है ना। जब अगर आपके हाथ नहीं है, आपके आदमी ने नहीं मारा, तो आप कह दे भी जब आदमी ये काम बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, वो इंटरव्यू मौजूद है, ठीक है ना, वो इंटरव्यू मौजूद है। ये हर काम हम एजेंसियों ये कह देते हैं एजेंसियों के, लेकिन मैं खुद जानता था इस काम में ये इन्वॉल्व है, फला फला है, मुझे मालूम था। जो आज की तारीख में एजेंसियों पर हम डाल रहे हैं, नहीं, मेरे तो आप गांव में चले, मैं आपकी इंटरव्यू करवा दूंगा मेरे गांव के हिंदुओं की, जो हिंदू के हैं वो सभी कहेंगे इसके आसरे पर हम गांव में रहे, जब तक ये जिंदा है हमें कोई खतरा नहीं है। ऐसी बात थी। आप हिंदुओं से इंटरव्यू करें मेरे गांव के, सभी कहेंगे, सभी कहेंगे। अच्छा, वो इस लेकिन मैं खुद इस बात के खिलाफ था कि किस बिना वजह किसी को मारा जाए, चाहे वो हिंदू है चाहे सिख है। मैं इसका समर्थन नहीं करता, ना तब करता था ना अब करता था। देखो संत तो हर एक को बनना आसान है, असंत बनना मुश्किल है। जबकि 99.99% लोग तो असंत ही है, लेकिन वो बोलेंगे अपने आप को संत। आप किसी से बात कर लो, वो बोलेगा मैं तो अच्छा हूँ, बाकी दुनिया बुरी है, लेकिन मैं पहला हूँ जो बोल रहा हूँ मैं असंत हूँ, मैं आदमी भी नहीं हूँ, अब इंसान बनना है मुझे। इसी मिसाल दे देता हूँ पंजाब को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो बाहर से इंडस्ट्री नहीं आएगी बिल्कुल पंजाब में, जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी तब तक हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। और एक बात, हमारी प्रॉपर्टी के रेट गिर गए हैं तब से, जब से ये काम शुरू हुआ है। इसकी मिसाल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है हरियाणा में, उसके पास कोई आदमी आया, उसने एमपी में ज़मीन बेची थी। वो बोला मुझे हरियाणा में ज़मीन लेनी है, मुझे बताओ कहाँ पर ज़मीन मिलेगी। वो बोला भी जहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर पंजाब है वहाँ ले ले, वहाँ 20 से 25 लाख को एकड़ आ जाएगा, हरियाणा में तुझे 45 लाख से कम नहीं मिलेगी। वो बोला नहीं, पंजाब में, हरियाणा में बेशक आधी मिले, पंजाब में ये जो काम हो रहा है ना, इसमें कहता मेरा भविष्य कुछ सुरक्षित नहीं है। ऐसा लोगों का मानना है। तो लोग कुछ बातों पर सही भी हैं, लोग डरे हुए हैं। होते ना, हमारे पंजाबी में कहावत है, दुध का सड़िया लस्सी तो भी डरता है, लस्सी को भी फूका मार मार के पीता है, यानी कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक मार मार के पिएगा। इसका साइड इफेक्ट तो है। उसी दिन जिस दिन अजनाड़ा में जो गुरु ग्रंथ साहब को लेके गया, अगले दिन फोटो वायरल हुई है पूरे सोशल मीडिया पे, एक लड़की प्लाट के कब्जे के लिए हाथ में गुटखा लेकर पहुंच गई। अब ये गुरु को ढाल बनाएंगे। हमें सिख धर्म में, हमारे सिख मत में ये है कि गुरु से हमने हुक्म लेना है, हमें गुरु हुक्म देगा। हम कौन होते हैं गुरु को हुक्म देने वाले भी, जहाँ जाना है जहाँ नहीं जाना। गुरु ग्रंथ साहब को ले जाना बंद कर दिया, कब्रों पर नहीं जा सकते जहाँ पर रोशनी की जरूरत है। गुरु ग्रंथ साहब रोशनी का सागर है ना, वहाँ रोशनाई मिलती है ना हमें, तो वो तो जाना चाहिए ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग मनमत को मानते हैं, उनको नहीं, उनको तो पढ़ के सुनाना चाहिए। वहाँ पर तो हमने बंद कर दिया कि कब्रों पर नहीं जाएंगे, मिलों पर नहीं जाएगा गुरु ग्रंथ साहब। मैरिज पैलेस में हमने बंद कर दिया कि वहाँ पर शराब का सेवन होता है, चाहे उस समय नहीं होता हो,
जिस समय जितनी देर गुरु ग्रंथ साहब रहते थे उस समय तक वहाँ कोई हिम्मत नहीं करा। हाँ बाद में होता था, लेकिन हमने ये एक बहाना बना लिया कि मैरिज पैलेस में नहीं जाएगा। बहाना क्यों बनाया? क्योंकि गुरुद्वारे आएंगे, सभी आएंगे, वो गुरुद्वारे को बेनिफिट है, जिस गुरुद्वारे में हमारे आनंद कार्य फेरे होते हैं, इसका भी एक कारण हो सकता है। हालांकि मुझे मालूम नहीं है, मैं इतना सियाना नहीं हूँ मैं इस पर कोई टिप्पणी कर सकूं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है गुरु को डाल बना के अपना पर्सनल काम निकलवाना, अच्छी बात नहीं है। इसका साइड इफेक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अगर पुलिस वहां पर धक्का वक्की या लाठीचार्ज कर देती, गुरु ग्रंथ साहब हो सकता उसको छोड़कर ही भागना पड़ता, या गुरु ग्रंथ साहब नीचे गिर जाते, या तो लाशें बेच जाती लोगों की। बेअदबी का जिम्मेवार तो फिर वही है ना, आदमी जो लेके गया। तो भाग अपना खुला रखें, इस पर किसी को हावी ना होने दे। श्रद्धा अलग बात है और अंधविश्वास अलग बात है। अंधे भक्त होना अलग, भक्त होना अच्छी बात है शायद, अंधे भक्त होना अच्छी बात नहीं है। किसी भी चीज़ को आप पहले नापे तोले, फिर आप विचार करें भी ये बात सही है या नहीं सही। उसके लिए हमारे पास किताबें पढ़ी हैं, किताबें पढ़ी। आपने देखा ना मेरे हाथ में किताब थी जब मैं आया था। आप किसी नौजवान के हाथ में किताब दिखा दें, आप जब पढ़ना ही नहीं है तो फिर सुनी सुनाई बातों पर अमल करना है तो उसका रिजल्ट गलती निकलेगा, अच्छा नहीं निकलेगा। किताबें पढ़े, उससे हिस्ट्री की पढ़े, जिस मौजू पे आपको अच्छी लगती है वही पढ़े।